निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज़। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट अर्थात एपीआई एवं दवा इंटरमीडिएट्स की आपूर्ति के लिए विशेष रूप से चीन पर निर्भर है। दूसरा, रेमडेसिविर जिसे पहले इबोला वायरस रोगियों को दिया जाता था, वर्तमान में कोविड-19 के इलाज में एकमात्र प्रभावशाली दवा है। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब देना आप सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब जो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और सेकंड रॉन्ग है। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि भारत एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट अर्थात एपीआई, ये एपीआई होते क्या है, कैसे काम करता है, इस पे ऑलरेडी मैं एमसीक्यू की सीरीज़ में पहले से क्वेश्चन पूछ चुका हूँ। इसलिए जिन बच्चों ने पुरानी सीरीज़ का वो एमसीक्यू की वीडियो देखी होगी उनको बिल्कुल क्लियर रहेगा। जो नए बच्चे हैं उनको भी कहूँगा कि पुरानी वीडियोज़ ज़रूर देखें, वहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो देखते हैं, भारत एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एवं दवा इंटरमीडिएट्स की आपूर्ति के लिए विशेष रूप से चीन पर निर्भर है, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो रेमडेसिविर जिसे पहले इबोला वायरस रोगियों को दिया जाता था, बिल्कुल सही है। ये इबोला वायरस के रोगियों के इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण दवा थी, वर्तमान में कोविड-19 के इलाज में एकमात्र प्रभावशाली दवा है। नहीं, ये सेकंड जो हाफ है स्टेटमेंट का, ये रॉन्ग है स्टूडेंट। इसका कारण ये है क्योंकि अभी जो रेमडेसिविर का फर्स्ट ट्रायल हुआ है कोविड-19 के पेशेंट्स का, जिसमें WHO ने ये कहा है कि ये उसके जो क्रिटिकली इल पेशेंट है कोरोना वायरस से, उनको इससे किसी तरह का खास इससे उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आया इस दवा के लेने के बाद। इसलिए हम ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है कि ये एकमात्र, पहली बात तो ये एकमात्र लिखा इस वजह से, और प्रभावशाली इसको नहीं पाया गया। अभी जो ट्रायल हुआ था WHO ने बोला है कि रेमडेसिविर डज नॉट बेनिफिट सीवियर कोरोना वायरस पेशेंट, ये WHO का स्टेटमेंट था, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। चलते आगे देखते हैं इस MCQ का आधार क्या है। ये देखिए, PIB में प्रकाशित खबर है 25 अप्रैल की। क्या लिखा है? API, जो मैंने बताया अभी, API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एवं दवा मध्यवर्तियों पर निर्भरता कम करने के लिए CSIR IICT ये पहल है। देखते हैं, 2 पैराग्राफ है, पढ़ेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वाला पैराग्राफ और ये वाला। अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको बोल रहा हूँ, सुनने की कोशिश करना स्टूडेंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एवं इंटरमीडिएट अर्थात मध्यवर्ती किसी भी औषधि के 2 महत्वपूर्ण घटक होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, जो लक्षित प्रभाव को पैदा करते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि API होता क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये किसी भी दवा का एक हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है जो कि इंटेंडेड रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। सपोज करो अगर हमने कोई पेन किलर दवा बनाई तो उसका इंटेंडेड, उसका जो मेन टारगेट क्या है, पेन से रिलीफ दिलाना। तो बेसिकली जो API है ये क्या काम कर रहा है, उस पेन किलर के अंदर आपके पेन से रिलीफ दिलाने का काम बेसिकली ये API ही करा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये वह इंग्रेडिएंट होता है जो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, इसलिए इसको API बोला जाता है। ये बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, ये इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत API एवं दवा मध्यवर्तियों की आपूर्ति के लिए विशेष रूप से चीन पर काफ़ी निर्भर है। ये बात काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रही है, इनफैक्ट महीनों से। अब इस चीज़ से कैसे, क्योंकि लॉकडाउन है कोविड-19 के चलते हर जगह, तो ऐसे में अपनी हम दवा जो इंडस्ट्री है उसको कैसे बचाएंगे, हमारे पास क्या प्लान है, उसी के बारे में आगे इसमें लिखा गया है। अब भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद API एवं दवा मध्यवर्तियों के विकास के लिए और उनके विनिर्माण के लिए हैदराबाद में स्थित एक अन्य इंग्रेडिएंट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इस कंपनी का नाम क्या है?
LAXAI, लेक्साई लाइफ साइंसेज, मैं लिख देता हूँ LAXAI, इस कंपनी के साथ मिलकर गठबंधन कर रही है। और यह पहल मतलब जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी और लेक्साई लाइफ साइंसेज के साथ गठबंधन के बाद यह पहल जो इन इंग्रेडिएंट की चीनी आयातों पर भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर की निर्भरता को कम करने में सहायता करेगी। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि भारत किस तरह से अब दवाओं पर निर्भर नहीं रहेगा, कुछ प्रयास स्वयं के स्तर पर करेगा। तो वो प्रयास ये है। फिर सेकंड पैराग्राफ देखते हैं क्या लिखा है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR के तहत एक प्रयोगशाला है IICT कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रयुक्त होने वाली दवाओं के संश्लेषण के लिए लेक्साई के साथ कार्य कर रही है, इस कंपनी के साथ। और यह गठबंधन मुख्य रूप से उमीफेनोवीर, ये कुछ नाम है दवाइयों के, उमीफेनोवीर, रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, तो ये तीनों नाम याद रखेंगे। ऑलरेडी रेमडेसिविर के बारे में हम अभी चर्चा की है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में पहले 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और एक नया जो नाम है इसमें उमीफेनोवीर, इसको नाम याद रखेंगे कि एक प्रमुख मध्यवर्ती पर ये फोकस करेंगे। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों पे ये फोकस करेंगे मिलके। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ बेसिकली API के बारे में, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है स्टूडेंट्स, इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखेंगे। अभी जो इंडिया क्या करता है, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया में, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, API का। ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। और जो इंडिया का 2/3 ऑफ जो API है वो कहाँ से, 2/3 जो API है इंडिया का वो कहाँ से आता है, चाइना से आता है। ये बात ध्यान रखेंगे। और ये डाटा कहाँ से आया मैं आपको बता देता हूँ। लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में इस मतलब जो हमारी रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने लोकसभा में ये अभी डाटा रखा था। ये डाटा कौन सा कि 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया API का, और 2/3 जो API हम चाइना से मंगाते हैं, ये वाली बात है। उसके साथ साथ अगर आप कभी पूछ लिया जाए कि API में हम इतना पिछड़े हुए क्यों हैं, मतलब चाइना हमसे इतना आगे क्यों है और इंडिया चाइना से पीछे क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए जो हमारे एनवायरमेंटल नॉर्म्स है, क्योंकि जब आप इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करोगे तो उसके लिए कुछ एनवायरमेंटल नॉर्म्स है, उनका पालन करना होगा। तो इंडिया में इस तरह के जो नॉर्म्स है वो काफ़ी जो स्ट्रिक्ट है, जबकि चाइना ने इस तरह के नॉर्म्स को 2015 तक, इस तरह के नॉर्म्स को API के लिए चाइना ने क्या किया था, रिलैक्स किया था, वहाँ कुछ ढील दी थी, जिसके चलते चाइना में इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और API में चाइना क्या किया, बहुत ज़्यादा लीड भी हुआ। लेकिन उसके बाद चाइना को भी क्या हुआ, क्योंकि एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स होने लगे इस तरह की इंडस्ट्रीज़ से, जिसके चलते बाद में चीन को 2016 से लेके 2018 के बीच लगभग 150 API जो उसके मैन्युफैक्चरर थे उनको क्या करना पड़ा, उनको बंद करना पड़ा। तो मोटा मोटा बात क्या हुई, API इंडिया तीसरा बड़ा प्रोड्यूसर है और 2/3 इंपोर्ट करता है चीन से। और ये डेटा कहाँ से आया, लोकसभा में जो हमारे रसायन और उर्वरक मंत्रालय है उसने ये डेटा रिप्रेजेंट किया था। वहाँ पे इंडिया क्यों थोड़ा पिछड़ा हुआ है API में, मैंने बता दिया। एनवायरमेंटल जो नॉर्म्स है इनके एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है इंडिया में। चाइना में थोड़ा रिलैक्स है, 2015 तक काफ़ी वहाँ पे रिलैक्स रहे इस तरह के नॉर्म्स, लेकिन बाद में उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट जो स्टेप उठाए चाइना में, और जिसके चलते 2016 से 18 के बीच वहाँ पे 150 जो उन्हें API मैन्युफैक्चरर को क्लोज़ करना पड़ा था। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, इंडिया फिर अब क्या कर रहा है इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मार्च 2020 की बात है। मार्च, देखो ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो प्रीलिम्स में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा स्टूडेंट। जितना मैं करा रहा हूँ हो सकता है 50% सीधा ही आ जाए, क्योंकि हमने काफ़ी घुमा घुमा के चीज़ें की है अपनी MCQ में, लेकिन बाकी हो सकता है 50% हमें डेराइव करना पड़े। और डेराइव कब होगा, जब आसपास की चीज़ों पे हम कुछ चर्चा करेंगे, तभी तो उस डिस्कशन से चीज़ें बाहर निकल के आएगी। अब देखो इंडिया API के लिए कर क्या रहा है। ये मार्च 2020 की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था,
किसकी चेयरमैनशिप में? CDCSO। ये CDCSO क्या होता है, इस पे ऑलरेडी मैं क्वेश्चन बना चुका हूँ MCQ की सीरीज़ में। अभी नाम बता देता हूँ, CDCSO है क्या। ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसके डायरेक्टर है मिस्टर ईश्वरा रेड्डी। इनकी अध्यक्षता में सरकार ने मार्च 2020 में एक कमेटी का गठन किया था, और इस कमेटी ने जो क्या किया था, एक सजेशन दिया था कि इंडिया को, सरकार को, भारत सरकार को API इंडस्ट्री के लिए एक पैकेज को लेके आना चाहिए। API इंडस्ट्री के लिए एक पैकेज आना चाहिए, ठीक है। तो ये CDCSO के डायरेक्टर ने ये रिकमेंडेशन दी थी सरकार को। तो मोटा मोटा ये सारा API पे चर्चा हो गई। API होता क्या है, मोटा मोटा मैंने बता दिया। जो किसी भी दवा के इंटेंडेड रिजल्ट को जो प्रोड्यूस करते हैं वो API होते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। पेन किलर वाला मैंने एग्जांपल दिया था, वो याद रखना, ओके। और जो अभी इंडिया क्या कर रहा है मैंने वो भी बता दिया। लेक्साई जो लाइफ साइंसेज के साथ मिलकर गठबंधन किया, ताकि API का हम चाइना से इंपोर्ट जो करते हैं उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो। आगे चलते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन हो चुका है। ये देखिए अगला प्रश्न है रूहुदार, जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा। इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO द्वारा विकसित एक ड्रोन है। दूसरा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित आर्टिफिशियल प्लाज्मा। C, कोविड-19 से स्वास्थ्य कर्मियों के बचाव के लिए विकसित एक रक्षा कवच है ये। और D है कम लागत वाला मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो रूहुदार के बारे में बताइए कि A, B, C या D में से सही उत्तर क्या है। 2 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन D। ये क्या है, कम लागत वाला एक मैकेनिकल वेंटिलेटर है। बाकी जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में। रूहुदार क्या है ये देखिए, PIB में प्रकाशित खबर है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 26 अप्रैल 2020 की खबर है। इसमें देखो IIT बॉम्बे के छात्रों ने कम लागत वाले एक मैकेनिकल वेंटिलेटर का विकास किया है, जिसका नाम है रूहुदार। ये नाम याद रखेंगे। और इसका जो डिज़ाइन है इनोवेशन सेंटर IUST पुलवामा ने इसे डिज़ाइन किया है। तो IIT मुंबई के छात्रों द्वारा विकसित एक कम लागत वाला एक मैकेनिकल वेंटिलेटर है ये देखिए, ये कुछ ऐसा ये नज़र आता है रूहुदार। ये रूहुदार है, याद रखेंगे रूहुदार आता है। तो कम लागत वाला एक मैकेनिकल वेंटिलेटर है। चलते अगले प्रश्न पर। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा अपराध के लिए सजा के रूप में कोड़े मारने की सजा को समाप्त किया है? कुवैत, इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। सोच समझ के जवाब देना। आज के द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, सभी में ये चर्चा में है पिछले 2 दिनों से ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, सऊदी अरब। ठीक है, अब देखते हैं MCQ क्यों बनाया गया। ये देखिए, ये द हिंदू में प्रकाशित खबर है, सऊदी अरेबिया अबोलिशिस फ्लॉगिंग। फ्लॉगिंग मतलब कोड़े मारने की सज़ा एज पनिशमेंट, मतलब सज़ा के रूप में जो कोड़े मारे जाते थे उसको क्या किया, ये समाप्त किया है। पहले मैं बता देता हूँ क्यों दी जाती थी इस तरह की सज़ाएँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, प्रीवियसली द कोर्ट्स हैड पावर्स टू ऑर्डर द फ्लॉगिंग ऑफ कन्विक्ट्स। ऐसे अपराधियों को कोड़े मारने की सज़ा दी जाती थी जो फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंस रेंजिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, जो एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स के दोषी पाए जाते थे। और उसके बाद ब्रीच ऑफ पीस टू मर्डर, मतलब उसके साथ साथ शांति भंग और इस तरह के जो अन्य अपराधों में जो लिप्त रहते थे उनको कोड़ा मारने की सज़ा दी जाती थी। अब आगे क्या होगा, इन फ्यूचर जजेस विल हैव टू चूज़। आगे जो जज होंगे सऊदी अरब में वो इस बात का निर्णय लेंगे बिटवीन फाइन्स एंड जेल सेंटेंस, मतलब आगे से अगर इस तरह के अपराध होते हैं तो या तो जुर्माना लगाया जाएगा या उनको जेल भेजा जाएगा। ये डिसीजन लेंगे, ना कि कोड़े मारे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये देख लिया सऊदी अरेबिया, इसकी लोकेशन देख लेते हैं साथ के साथ। ये देखिए सऊदी अरब है और यहाँ से इसका बॉर्डर कंट्रीज़ देख लेते हैं। जॉर्डन से बॉर्डर लगता है, इधर इराक से बॉर्डर लगता है, कुवैत से बॉर्डर लगता है
यहाँ देख सकते हैं आप, कतर से इसका बॉर्डर लगता है, यूनाइटेड अरब अमीरात से बॉर्डर लगता है, इधर ओमान से बॉर्डर लगता है और इधर यमन से बॉर्डर लगता है, और इधर आप देखेंगे तो रेड सी से भी इसका बॉर्डर लगता है। तो ये लोकेशन भी ध्यान रखेंगे हम। अगला प्रश्न है, सिम पोषक जो हाल ही में समाचारों में अत्यधिक चर्चा में रहा, यह संक्रमण से लड़ने में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाला एक प्रभावी उत्पाद है। दूसरा, इसका डिज़ाइन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स अर्थात CIMAP द्वारा किया गया है। अब आपको बताना है कि सिम पोषक के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ऑप्शन A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सिम पोषक के बारे में, किसी भी ये संक्रमण से लड़ने में जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला एक प्रभावी उत्पाद है, बिल्कुल सही है। और जो इसका जो विकास किसने किया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स अर्थात CMAP द्वारा इसका विकास किया गया है। देखते हैं इस MCQ को क्यों बनाया गया। ये देखिए, PIB में प्रकाशित खबर है 26 अप्रैल की, संक्रमण से लड़ने के लिए प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ा सकते हैं CMAP के हर्बल उत्पाद। कुछ उत्पाद बनाए हैं CMAP ने। ये क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स CMAP लखनऊ के शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित, मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन दो ये हर्बल प्रोडक्ट बनाए हैं। और ये हर्बल उत्पाद रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ सूखी खांसी के लक्षणों को कम करने में मददगार हो सकता है, जिसका संबंध आमतौर पे कोविड-19 के संक्रमण में देखा गया है। ये बात याद रखेंगे। और वो कौन से दो हर्बल जो उत्पाद है, उत्पादों में सिम पोषक है एक, और एक है हर्बल कफ सिरप। तो आप देख सकते हैं ये सिम पोषक है और ये एक कफ सिरप है। इनका जो विकास किया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। दूसरा, यह कुल्लू घाटी को लाहौल एवं स्पीति घाटी से जोड़ता है। अब आपको बताना है कि रोहतांग पास के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ऑप्शन A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B। ऑप्शन B का मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ और दूसरा करेक्ट। तो पहला रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में डेफिनेटली है, लेकिन ये जास्कर रेंज में नहीं है स्टूडेंट। जो रोहतांग पास है वो पीर पंजाल में है, हम याद रखेंगे पीर पंजाल। अब पीर पंजाल कहाँ है, जिन बच्चों ने लॉकडाउन मॉड्यूल में मैपिंग वाली क्लास की है उसमें प्रॉपर मैंने कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार सब बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से कराया है। जिन्होंने सुना होगा उनके लिए अब ये मुश्किल नहीं होगा पीर पंजाल को इमेजिन करना। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित दर्रा है और ये कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। अब देखते हैं प्रश्न बनाया क्यों गया। ये देखिए, ये द हिंदू में प्रकाशित खबर है, रोहतांग पास ओपन 3 वीक्स इन एडवांस, मतलब 3 सप्ताह पहले ही इसको खोल दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑन सैटरडे ओपन द रोहतांग पास 3 वीक्स इन एडवांस, 3 सप्ताह पहले ही इसको खोल दिया गया है फॉर ट्रांसपोर्टिंग द एसेंशियल सप्लाईज एंड रिलीफ मटेरियल टू द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अमिड द लॉकडाउन, द आर्मी सेड। मतलब इसको लॉकडाउन के चलते 3 सप्ताह पहले ही खोल दिया गया है ताकि एसेंशियल जो सप्लाई है मेडिसिन्स की, फूड्स की, वो कहाँ पे जा सके, वो लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पहुँच सके हिमाचल प्रदेश के। अब ये अगला प्रश्न देखिए और इसको वेरी इंपॉर्टेंट नोट करना। इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के हिसाब से उसको ध्यान में रखते काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्या है, GW190412 जो हाल ही में अत्यधिक चर्चा में है। ए, चीन के वुहान में स्थित वह संदिग्ध लैब जहां से कोरोना वायरस फैलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बी, नासा द्वारा अंतरिक्ष में खोजा गया नवीन ग्रह। सी, 2 असमान द्रव्यमान के ब्लैक होल की विलय की घटना। डी, अमेरिका द्वारा विकसित विशाल वायुयान जो 1 वर्ष तक हवा में रह सकता है। अब आपको बताना है कि GW190412
ए बी सी डी इनमें से किससे संबंधित है? सोच समझ के जवाब देना। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन सी। ये देखिए ऑप्शन सी क्या है, ये दो असमान द्रव्यमान के ब्लैक होल के विलय की घटना है जिसको GW190412 के नाम से जाना गया। देखते हैं इस MCQ का आधार क्या है। ये देखिए द हिंदू में प्रकाशित खबर है, संडे के द हिंदू में। देखो जो मंडे की हमारी क्लास होती है, मैं आपको बता देता हूँ MCQ के जो मंडे की हमारी क्लास होती है इसमें हमेशा ही मैं संडे के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं मैं हमेशा ही कवर करता हूँ। बेसिकली वो संडे के दिन हम एयर नहीं करते, वन डे की छुट्टी चाहिए होती है सभी को, स्टाफ को, टीम को। लेकिन मंडे को जिस दिन हमारा MCQ की सीरीज़ आती है उस दिन संडे की भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ उसमें कवर रहती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारा सातों के सातों दिन की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम आपको कवर कराते हैं। इसलिए निसंदेह तसल्ली से देखा कीजिए, एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। अब वापस आते हैं इस न्यूज़ पे। देखिए द हिंदू में प्रकाशित खबर है, फर्स्ट मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल्स, दो ब्लैक होल की जो घटना है विद अनइक्वल मासेस डिटेक्टेड, मतलब इसको खोजा गया है। जो असमान द्रव्यमान के मास के जो दो ब्लैक होल थे उनको क्या किया गया, उनके मर्जर की घटना को डिटेक्ट किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इमेज को देख सकते हैं, ये इमेज दिखाई गई है। अब मैं आपको पढ़वाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 4-5 लाइन पढ़नी है, आपको समझ में आएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस इट स्टार्टेड फंक्शनिंग, जब से इसने काम करना शुरू किया, किसने? द ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी एट लिगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन, मतलब जो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी बनाई हमने, जो लिगो के नाम से इसको जाना जा रहा है, एट लिगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन हैव डिटेक्टेड ए मर्जर ऑफ टू अनइक्वल मास। देखो मास है ये, अनइक्वल मास को, असमान द्रव्यमान को, ब्लैक होल्स। द इवेंट डब्ड GW190412 वाज डिटेक्टेड नियरली अ ईयर अगो, एक साल पहले लगभग इसको खोजा गया था इस घटना को। नाम क्या रहेगा, फिर से लिख देता हूँ, GW190412, ये बात आप ध्यान रखना। इसके चलते मैं फिर से बता देता हूँ, लिगो फिर चर्चा में आ गई दोबारा से, ये बात याद रखना। और लिगो को लेके एक इंडिया का जो एक पहल है जिस पे ऑलरेडी मैं MCQ बना चुका हूँ, उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि वो इंडिया में कहाँ उसको एस्टेब्लिश करने की जो बात चल रही है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स उद्योग प्रथम बार देश का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बना है। दूसरा स्टेटमेंट है, अप्रैल 2018 से अप्रैल 2020 के बीच रसायनों के निर्यात में 50% की वृद्धि हुई और इसी अवधि में रसायनों का निर्यात कुल निर्यात का 30% रहा। अब आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट, ये रॉन्ग हुआ। तो याद रखेंगे पहला स्टेटमेंट कि रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग प्रथम बार देश का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बना है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कहाँ से मिली हमें ये न्यूज़। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि अप्रैल 2018 से अप्रैल 2020 के बीच रसायनों के निर्यात में 50% की वृद्धि हुई, नहीं हुई, ये रॉन्ग हुआ। और इसी अवधि में रसायनों का निर्यात कुल निर्यात का 30% रहा, ये भी गलत है। तो बेसिकली सही क्या है मैं आपको बताता हूँ। अप्रैल 2019 से हम बात करेंगे जून 2020 के बीच में। इसमें कहा गया कि इस अवधि के दौरान भारत से जो रसायनों का निर्यात हुआ है, रसायन निर्यात, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 7.43% की इसमें ग्रोथ हुई। उसके साथ ही और जो कुल निर्यात रहा इस अवधि में, कुल निर्यात, वो कुल निर्यात का कितने प्रतिशत रहा? 14.35%। तो बेसिकली ये जो हमारी इंफॉर्मेशन थी जो सेकंड स्टेटमेंट में रॉन्ग दी गई थी। आगे चलते हैं, इस MCQ का आधार देखते हैं। ये देखिए PIB में प्रकाशित खबर है 25 अप्रैल की। खबर क्या है?
रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग को पहली बार सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला क्षेत्र बनाने पर बधाई दी गई। अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के बीच में 2.68 लाख करोड़ रुपए का इसने निर्यात किया है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, महत्वपूर्ण जानकारी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग को पहली बार देखो देश का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बनने पर बधाई दी गई है और उन्होंने भारत को रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन का एक अग्रणी वैश्विक केंद्र बनाने और विश्व में गुणवत्ता वाले रसायनों की आपूर्ति की दिशा में पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन भी दिया है। अब जो फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं जिसपे सेकंड स्टेटमेंट बेस्ड था हमारा। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के बीच रसायनों के निर्यात में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 7.43% की वृद्धि दर्ज हुई। तो ठीक है, वो 7.43 था, मैंने बताया था आपको पिछली स्लाइड पे। और इसी अवधि के दौरान रसायनों का कुल निर्यात 2.68 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कुल निर्यात का 14.35% जो परसेंटाइल था। ये भी मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, वाइटल VITAL जो हाल ही में समाचारों में अत्यधिक चर्चा में है। ए, कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए नासा के इंजीनियर्स द्वारा विकसित उच्च दाब वेंटिलेटर। बी, कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान देश में प्रत्यक्ष विपणन के प्रभाव का अध्ययन है। सी, कोविड-19 के दौरान सरकारी कार्यों की समीक्षा के लिए विकसित किया गया एक पोर्टल। और डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक परामर्शी पोर्टल। अब आपको बताना है कि वाइटल के बारे में ABCD में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब ये कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए नासा के इंजीनियर्स द्वारा जो विकसित एक उच्च दाब वेंटिलेटर है। और इस वाइटल की फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। एक्सेसिबल लोकली याद रखना, ये वाइटल की फुल फॉर्म है VITAL। ठीक है, अब देखते हैं इस MCQ क्यों बनाया गया। ये देखिए खबर, देखिए 23 अप्रैल की खबर है नासा की। नासा डेवलप्स कोविड-19 प्रोटोटाइप, एक नमूना विकसित किया है वेंटिलेटर का केवल कितने दिनों में, 37 डेज में। और इसका नाम क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं नज़र आ रहा हूँ तो मैं पढ़ के बताता हूँ, सिर्फ एक लाइन है। अ न्यू हाई प्रेशर, एक उच्च दाब युक्त वेंटिलेटर डेवलप्ड बाय नासा इंजीनियर्स एंड टेलर टू ट्रीट कोरोना वायरस पेशेंट। जो किसके, कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए डेवलप किया गया है। पास ए क्लिनिकल टेस्ट, इसने अभी एक क्लिनिकल टेस्ट को पास कर लिया है। ठीक है, मैं आपको फिर बताता हूँ। द डिवाइस कॉल्ड, इसका नाम रखा गया वाइटल वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबली लोकली, वाज डेवलप्ड बाय इंजीनियर्स एट नाटा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। जो नासा की JPL जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा क्या किया गया है, इसको डेवलप किया गया है इन सदर्न कैलिफोर्निया। ठीक है, टू फ्री अप द नेशंस लिमिटेड सप्लाई ऑफ ट्रेडिशनल वेंटिलेटर सो दैट मे बी यूज्ड ऑन पेशेंट विद द मोस्ट सीवियर कोविड-19 सिम्टम्स। ठीक है, क्योंकि वेंटिलेटर्स पे लगातार दबाव बन रहा था, क्योंकि कोविड-19 के जो पेशेंट्स होते हैं उनको वेंटिलेटर की, अगर वो क्रिटिकली इल हो जाते हैं तब उनको रिक्वायरमेंट पड़ती है। तब ऐसे में जो अन्य बीमारियां थी उनके इलाज के लिए वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट थी, उस पर प्रेशर बन रहा था, रिसोर्स लिमिटेड थे। उसी को ध्यान में रखते हुए वाइटल को डेवलप किया गया नासा के इंजीनियर्स द्वारा। आगे चलते हैं। अब ये देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 9। केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई दांतवाला समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ। दूसरा, यह एक सांविधिक निकाय है जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2007 द्वारा शासित किया जाता है। 3, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। अब आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा।
सीवीसी के बारे में पढ़ा होगा आपने लक्ष्मीकांत में, पॉलिटी में। बताइए क्या सही उत्तर होगा। उम्मीद करूंगा कि सभी लोग सही जवाब देंगे। पता चलेगी अभी सबकी पॉलिटी कितनी अच्छी तैयार है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है। पहला क्यों रॉन्ग है कि इसको भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई दांतवाला समिति की सिफारिशों पर नहीं बल्कि के संथानम समिति की सिफारिशों पर इसका गठन हुआ। और ये समिति कब की है? 1964। तब ये दांतवाला समिति क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि दांतवाला समिति किससे संबंधित थी। ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। अब सेकंड क्यों रॉन्ग है? यह सांविधिक निकाय है जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2007 द्वारा शासित किया जाता है। नहीं, जो ये अधिनियम है 2003 का अधिनियम है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ। तीसरा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, बिल्कुल सही है। 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होता है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरा गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं इसमें, और तीसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा विपक्ष का नेता इसमें शामिल होता है। इसकी रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगर बात की जाए कि इनका कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल 4 वर्ष या 65 साल जो भी पहले हो वो होता है। और उसके साथ साथ कार्यकाल के बाद ये केंद्र और राज्य सरकार में किसी पद को धारण करने की फिर इनके पास एलिजिबिलिटी नहीं होती। तो याद रखेंगे ये। अब ये प्रश्न क्यों बनाया गया, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए द हिंदू में प्रकाशित खबर है। खबर क्या है? 25 अप्रैल की खबर है कि संजय कोठारी अपॉइंटेड सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। संजय कोठारी को भारत का नया जो सीवीसी बनाया गया है। और देखिए इनको शपथ कौन दिला रहे हैं? ये हमारे राष्ट्रपति जी है। तो देखो कई बार मैं बोलता हूँ इमेज से भी एग्जाम में चीज़ें याद रहती है। अगर सीवीसी आ जाता है, कमिश्नर आ जाता है, तो आपके दिमाग में ये तो रहेगा कि इनको अपॉइंट कौन कर रहा था। तो आप देख सकते हैं जो माननीय हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है और ये संजय कोठारी जी है। आगे चलते हैं। अब ये प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो ध्यान से पढ़ना इस प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कोविड-19 से ठीक हुए मरीज पुनः संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी होते हैं, अर्थात इम्यूनिटी उनमें डेवलप हो जाती है एक बार कोविड-19 से अगर वो ठीक हो जाते हैं। सेकंड, सीवेज सर्विलेंस, मतलब जो सीवेज सर्विलेंस होता है के जरिए समुदाय पर कोरोना वायरस के प्रसार का अनुमान लगाया जा सकता है, अर्थात कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ ये सीवेज सर्विलेंस के जरिए पता लगाया जा सकता है। ये सेकंड स्टेटमेंट है। तीसरा, अध्ययन के अनुसार कोरोना वायरस शरीर में केवल फेफड़ों, रक्त वाहिनियों एवं किडनी को प्रभावित करता है। ये केवल लिखा है, सोच समझ के जवाब देना। मैंने बोला था केवल सही भी हो सकता है और केवल गलत भी हो सकता है। अब पता चलेगा पिछले 2 महीनों से आपने कोविड-19 के बारे में कितना जाना समझा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या है? सोच समझ के जवाब देना स्टूडेंट्स। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल सेकंड जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। पहला रॉन्ग, तीसरा रॉन्ग। पहला क्यों रॉन्ग? WHO के अनुसार कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों का पुनः संक्रमण के प्रति वो प्रतिरक्षी होते हैं। उसने बोला ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। इस लाइन का मतलब ये है कि इसका बोलना ये है कि एक बार अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 हो जाता है, अगर वो उससे रिकवर हो जाता है, तब दोबारा उसको कोविड-19 से वो इल नहीं होगा, उसकी चपेट में वो नहीं आएगा। लेकिन ये बात रॉन्ग है। WHO का मानना है कि इस तरह की हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है कि एक बार अगर कोविड से कोई रिकवर हो जाता है तो उसकी कोविड के प्रति इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसलिए जो इम्यूनिटी पासपोर्ट जो आप सुन रहे हो, इम्यूनिटी पासपोर्ट, ये उसके ऊपर क्या है? एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि WHO खुद ही बोल रहा है कि इम्यूनिटी एक बार अगर आप रिकवर हो गए तो दोबारा चांसेस है कि आपको फिर से कोविड-19 हो जाए। तो इम्यूनिटी पासपोर्ट को लेके जो इतनी सारी बातें चल रही है, चर्चाएं चल रही है, उस पर ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है। उसके साथ साथ
जो सेकंड स्टेटमेंट है, सीवेज सर्विलेंस, जो सीवेज होते हैं हमारे, उनके सर्विलेंस के जरिए समुदाय पर कोरोना वायरस के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है। एक अध्ययन हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि क्या अध्ययन है सीवेज सर्विलेंस वाला, उसमें क्या बोला गया। तीसरा जो बोला है कि अध्ययन के अनुसार कोरोना वायरस शरीर में केवल फेफड़ों, रक्त वाहिनियों और किडनी को प्रभावित करता है, नहीं, ये किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। नए नए अध्ययन, नए नए तरह के सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं, इवन नर्व सिस्टम भी आपका उससे प्रभावित हो रहा है, आपका बॉडी के डिफरेंट पार्ट कोविड-19 से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हुआ कि केवल ये फेफड़ों को, रक्त वाहिनियों को और किडनी को प्रभावित करता है। अब चलते हैं स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 तीनों के ऊपर एक एक स्लाइड है, देखिए। ये देखिए पहली स्लाइड, ये द हिंदू में प्रकाशित है कि रिकवर्ड पेशेंट नॉट इम्यून टू री इन्फेक्शन, ये WHO का मानना है। देखिए द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वार्न, चेतावनी दी है सैटरडे के दिन, दैट देयर इज़ नो एविडेंस दैट पीपल हु टेस्ट पॉजिटिव फॉर द न्यू कोरोना वायरस आर इम्यूनाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट री इन्फेक्शन। मतलब जो एक बार पेशेंट क्या हो गया, वो रिकवर्ड हो गया, उसके बाद आप ये मत सोचो कि वो इन्फेक्शन से दोबारा वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख सकते हैं, वार्निंग सजेस्ट दैट द इश्यूएंस ऑफ इम्यूनिटी पासपोर्ट में प्रमोट द स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक। मतलब ये WHO की वार्निंग है कि जो आप इम्यूनिटी पासपोर्ट का कंसेप्ट लेके आ रहे हो कि हम इकोनॉमी को रिवाइव कर लेंगे, कुछ लोगों को पासपोर्ट दे देंगे, आप कैसे कह सकते हो कि अगर आज एक्स पेशेंट प्रभावित हुआ है कोविड-19 से, अगर वो रिकवर हो गया तो कल दोबारा उससे प्रभावित नहीं होगा, उससे वो ग्रसित नहीं होगा। ऐसे कोई दावे नहीं है, एविडेंसेस नहीं है। तब ये इम्यूनिटी पासपोर्ट के ऊपर जो इम्यून पासपोर्ट है वो कह रहा है कि उससे क्या हो सकता है, इसका जो स्प्रेड है कोविड-19 का वो प्रमोट हो सकता है। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे और पढ़ा देता हूँ मैं। एट दिस पॉइंट इन द पेंडेमिक देयर इज़ नॉट इनफ evidences about the effectiveness of antibody mediated immunity to the guarantee the accuracy of an immunity passport or risk free certificate। ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या था हमारा, सीवेज सर्विलेंस वाला। ये देखिए, ये भी द हिंदू में प्रकाशित खबर है कि सीवेज सर्विलेंस कैन एस्टिमेट कोरोना वायरस स्प्रेड इन द कम्युनिटी। देखो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उनको कोरोना है लेकिन कोई सिम्टम नज़र नहीं आ रहे। तब हमें कैसे पता चलेगा कि लोगों के अंदर क्या है, कोरोना वायरस कम्युनिटी में कितने लोगों को है। तब ऐसे में बोला जा रहा है कि जो सीवेज का सर्विलेंस है, ये देख सकते हैं सीवेज है, यहाँ से सैंपल ले रहे हैं ये इस मग से, कि सीवेज सैंपल से हमें पता चल सकता है, क्योंकि जब लोग बाग, क्योंकि सीवेज तो क्या है, हर घर से कनेक्टेड होते हैं, तो लोगों का जैसे स्टूल, मलमूत्र जो प्रवाहित होगा सीवेज में, उसके सैंपल से पता चल जाएगा कि क्या लोगों के अंदर कोविड-19 के सिम्टम्स है या नहीं। और ये कोई नई पद्धति नहीं है, ऑलरेडी फ्रांस में, ये देखिए मैं आपको पढ़ाता हूँ यहीं पे। Now researchers in the France have found that sewage surveillance can help in understanding the circulation of novel coronavirus in the human population। तो सीवेज से अगर सैंपल कलेक्ट किया जाए तो स्टूल के ज़रिए, लोगों के मलमूत्र के ज़रिए पता चल सकता है कि क्या वो कोविड-19 से वो ग्रसित है या नहीं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं कि अध्ययन के अनुसार क्या लिखा था। अध्ययन के अनुसार कोरोना वायरस शरीर में केवल फेफड़ों, रक्त वाहिनियों और किडनी को प्रभावित करता है। ये देखिए, कोरोना वायरस स्पेयर नो मेजर ऑर्गन इन द बॉडी, मतलब कोई भी ऑर्गन को, जो मेजर ऑर्गन है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि वो सर्टेन ऑर्गन्स को ही क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा। इससे शरीर का कोई भी हिस्सा प्रभावित हो सकता है, जैसे हार्ट भी, ब्लड वेसल्स भी, किडनी भी, गट भी, ब्रेन, मतलब ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि एक पेशेंट का लंग प्रभावित हो रहा है तो दूसरे का भी लंग ही होगा, हो सकता है उसका माइंड प्रभावित हो जाए, ब्रेन प्रभावित हो जाए, ठीक है। किसी की ब्लड वेसल्स प्रभावित हो सकती है, किसी की किडनी हो सकती है, ठीक है। अलग अलग ऑर्गन्स को ये प्रभावित कर सकता है। ये द हिंदू में प्रकाशित खबर है संडे की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो एक साइटोकाइन स्टॉर्म लिखा हुआ है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि ये है क्या। देखो लिखा क्या है, साइटोकाइन स्टॉर्म। आप बता दीजिए, वरना मैं कल इस पे MCQ बना के आपसे पूछ भी लूँगा, ठीक है। तो जितने बता सकते हैं बताने की कोशिश करना। अगर आपको कोई जानकारी नहीं मिल पाती तो कल मैं डेफिनेटली इस पे आपके लिए MCQ लेके आऊँगा। आगे चलते हैं।
ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पिच ब्लैक 2020 एक प्रीमियर बहुपक्षीय नौसैनिक प्रशिक्षण अभ्यास है जिसका आयोजन अगस्त जो माह में प्रस्तावित है, जो आने वाला अगस्त है इसमें प्रस्तावित है। सेकंड, ऑस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। सोच समझ के जवाब देना आप लोग। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। तो याद रखेंगे, ऑस इंडेक्स के बारे में तो अक्सर भी हमने पढ़ा होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न एक द्विपक्षीय नेवल जो एक्सरसाइज है। पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। ये देखिए द हिंदू में प्रकाशित खबर है, ऑस्ट्रेलिया कैंसिल्स प्रीमियर एयर एक्सरसाइज। पहली बात तो ये एयर एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, पिच ब्लैक। देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया हैज़ इन्फॉर्म इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सूचित किया है दैट इट्स प्रीमियर मल्टीलेटरल बहुपक्षीय एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है पिच ब्लैक 2020। तो ये क्या है, मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है, ना कि नेवी की एक्सरसाइज जो मैंने आपसे पूछा था। फिर शेड्यूल्ड फ्रॉम जुलाई 27 टू अगस्त 14 हैज़ बीन कैंसिल्ड ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन, डिफेंस और सेट। मतलब जो रक्षा के जो सूत्र है उनसे ये पता चला है कि जो पिच ब्लैक 2020 जो एक एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी उसको क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है उसके शेड्यूल को। किसके चलते, कोविड-19 के चलते। और यहीं पे देखिए यहाँ पे ऑसी इंडेक्स की बात की गई है। ये क्या है, द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज ऑसी इंडेक्स अर्ली लास्ट ईयर सो पार्टिसिपेशन ऑफ लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिजेंट एवर टू इंडिया विद ओवर 1000 पर्सनल। तो ऑसी इंडेक्स को याद रखेंगे यहाँ पे हम, बायलैटरल है ये हमारी नेवल एक्सरसाइज है। और पिच ब्लैक क्योंकि ये नया नाम है इसको भी याद रखेंगे, पिच ब्लैक 2020। चलते आगे, ये देखिए आज का हमारा जो अभ्यास प्रश्न है 26-27 अप्रैल। अभ्यास प्रश्न क्या है, यमन की सीमा निम्नलिखित किन देशों से लगती है, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, इथियोपिया और इराक। अब मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग की कंप्लीट क्लासेस हो चुकी है और आप इस प्रश्न का सही जवाब देंगे मुझे, क्योंकि एशिया को मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना और मैं कल ये बताऊंगा कि मैंने यमन की इस लोकेशन को क्यों पूछा है। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा आपके सही जवाब का। चलते हैं आगे। ये देखिए 25 अप्रैल को मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे एलिफेंट बॉन्ड का संबंध निम्नलिखित किससे है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है ऑप्शन डी। लोगों पर मुकदमा चलाने के डर के बिना अपने बंद अपतटीय पैसे को लाने के लिए एक अवसर है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ इसके एलिफेंट बॉन्ड के बारे में कि हमारी जो एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप था किसके ऊपर, ट्रेड पॉलिसी के ऊपर, जिसको HLAG ऑन ट्रेड पॉलिसी। इस ग्रुप की जो अध्यक्षता किसने की थी, सुरजीत एस भल्ला ने इसकी अध्यक्षता की थी। उन्होंने जो सजेस्ट किया था कि गवर्नमेंट टू इश्यू की सरकार को एलिफेंट बॉन्ड निकालने चाहिए। एलिफेंट बॉन्ड किस लिए, ये बॉन्ड क्या करेंगे, हेल्प करेंगे इंडिया टू रिकवर अप टू 500 बिलियन US$ को रिकवर करने में मदद करेंगे, जो किस रूप में, ब्लैक मनी के रूप में, जो फंसा हुआ है कहाँ, ओवरसीज, विदेशी क्षेत्रों में फंसा हुआ है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, निर्माण IAS की डेली करंट अफेयर बेस्ड MCQ की आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।